Hello friends, good morning to all of you, and it's related to the sub agents under the MTSS. It's about the sub agents under the MTSS. तो इंडियन एजेंट जो होते हैं वो सब एजेंट भी रख सकते हैं रीच बढ़ाने के लिए, या फिर लेट्स से जो मनी ट्रांसफर के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वहां पर भी कंडीशंस है, वहां पर भी कंडीशंस रहती हैं. सो व्हाट आर द बेसिक रूल फॉर द सब एजेंट? लेट्स हैव अ लुक एट द रूल फॉर द सब एजेंट. तो उनका अपना प्लेस ऑफ बिजनेस हो, ठीक है, वो अच्छे पर्पस के लिए आपके बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हो, एंड उन्होंने एक कमीशन बेसिस के ऊपर वो काम करेंगे, अग्रीड टेनर के लिए वो कम से कम काम करेंगे. दिस इज द कंडीशन. एंड इंडियन एजेंट को ये एश्योर करना पड़ेगा कि ऑडिट कर सकते हैं वो सब एजेंट की प्रीमिसेस का, रिकॉर्ड्स का, ठीक है. एंड एक बार तो उनको महीने में ये ऑडिट करना ही करना है, एंड साल में कम से कम एक बार वो इंस्पेक्शन जरूर करेंगे सब एजेंट से रिलेटेड. एंड इंडियन एजेंट जब भी कोई सब एजेंट को अपॉइंट करते हैं तो विद इन 15 डेज, ठीक है, जो विद इन 15 डेज है, ठीक है, टू द एंड ऑफ द क्वार्टर, वो रिपोर्ट करेंगे टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंडियन एजेंट को जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट द सब एजेंट है वो क्वार्टर एंड के ऊपर, जैसे ही एक क्वार्टर हुआ तो क्वार्टर एंड के ऊपर प्लस 15 डेज के अंदर अंदर आपको ये रिपोर्टिंग करनी है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट इज टू बी डन. अगर एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कोई ऑब्जेक्शन रेज करती है तो सब एजेंसी अरेंजमेंट जो है उसे साथ के साथ खारिज किया जा सकता है, उसे साथ के साथ बंद किया जा सकता है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करती है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में. तो सब एजेंट को जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं वो मीटअप करने पड़ेंगे, ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर ध्यान रखनी पड़ेगी. अब क्या ड्यू डिलिजेंस रहती है सब एजेंट्स के लिए? लेट्स हैव अ लुक एट इट. लेट्स हैव अ लुक एट इट. तो ड्यू डिलिजेंस चाहिए किसके लिए? सब एजेंट के लिए चाहिए, राइट. अगर वो एडी कैटेगरी 1 बैंक नहीं है, एडी कैटेगरी 2 बैंक नहीं है, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं है, या फिर एफएफएमसीज नहीं है, या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नहीं है, तो वो ड्यू डिलिजेंस तब चाहिए जब इसके अलावा कोई और सब एजेंट आप भर्ती करने जा रहे हो. तो आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटी को देखना पड़ेगा, राइट. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन का प्रूफ कि क्या उनके पास सर्टिफिकेट है, म्यूनिसिपल सर्टिफिकेट है. फिजिकल वेरिफिकेशन खुद से विजिट करना पड़ेगा. एंड फर्दर आपको लोकल पुलिस अथॉरिटी से कंडक्ट सर्टिफिकेट लेना है. एंड कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है उनके पेंडिंग, उससे रिलेटेड डिक्लेरेशन ली जाएगी. एंड फर्दर आपको पैन कार्ड लेना है उनके डायरेक्टर्स का, पार्टनर्स का, दैट इज रिक्वायर्ड. एंड फर्दर जो भी डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनकी फोटोग्राफ्स चाहिए. दोज आर आल्सो रिक्वायर्ड. एंड मोर ओवर इस केस में ना एक चीज समझो, चाहे जो ये कंडक्ट सर्टिफिकेट है ना, दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी, राइट. ये नॉन मैंडेटरी ट्रीट किया गया कंडक्ट सर्टिफिकेट, लेकिन इंडियन एजेंट को बेसिकली केयरफुल रहना है कि जो भी पर्सन या एंटिटीज को अपॉइंट किया गया उनके खिलाफ कोई केस ना चल रहा हो, ठीक है, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अगेंस्ट कोई भी केस ना चल रहा हो. दैट इज रिक्वायर्ड. एंड ये चेक्स कम से कम आपको एक साल में एक बार करने हैं, ये कंटिन्यूड बेसिस के ऊपर चेक्स करने हैं. ऐसा नहीं है कि एक बार डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हो गया. नो, दीज आर द चेक्स विच आर टू बी डन एटलीस्ट वंस अ ईयर. एंड नॉन कंप्लाइंट एजेंट जो होंगे उनको विद इन 3 मंथ्स आप डिसकंटिन्यू कर दोगे. जो कंप्लाइंट नहीं है उनको डिसकंटिन्यू कर दोगे विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स. सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. देन इट्स अबाउट द, आप सेंटर्स को कैसे सिलेक्ट करोगे, ट्रेनिंग कैसे दोगे, ऑडिट कैसे करोगे, इंस्पेक्शन कैसे करोगे, उसके बारे में. देन उसके बारे में चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द सेंटर्स. तो इंडियन एजेंट्स को फ्री करा गया है कि भाई आप अपने ऑपरेशंस के सेंटर को अपने आप से चूज कर सकते हो, लेकिन आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एडवाइस जरूर दोगे इसके बारे में कि आप कहां कहां पर सेंटर्स रखने वाले हो, ये आपको बताना पड़ेगा. अगर ट्रेनिंग की बात करें तो इंडियन एजेंट्स को अपने सब एजेंट्स को कम से कम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑपरेशन से रिलेटेड, रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस से रिलेटेड. एंड फर्दर इट्स अबाउट द रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन. तो इंडियन एजेंट्स जो हैं वो रेगुलर रिपोर्टिंग सिस्टम रखेंगे रिलेटेड टू द सब एजेंट्स ट्रांजेक्शंस. उनका मंथली बेसिस के ऊपर ऑडिट भी होना चाहिए, इंस्पेक्शन भी होना चाहिए, और रेगुलर स्पॉट ऑडिट करिए कि मौके पर जाकर के, बिजनेस प्लेस पर जाकर के कम से कम मंथली बेसिस पर एक आपको ऑडिट करना है. एंड ऑडिट जो की जाएगी वो डेडिकेटेड टीम की तरह की जाएगी. एंड आप मिस्ट्री कस्टमर कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि खुद से कस्टमर बन के जा सकते हो, सो एज टू चेक दैट इफ दे आर वर्किंग ऑल फाइन और नॉट.
एंड जो इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स है दैट इज टू बी डन एटलीस्ट वंस एन ईयर। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स दैट इज टू बी डन एटलीस्ट वंस एन ईयर। अब मेन पर्पस क्या है ऑडिट का? द मेन पर्पस इज रिलेटेड दैट वी वांट टू चेक कि आप एग्रीमेंट टर्म्स के साथ कंप्लाई कर रहे हो, आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई कर रहे हो, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। दैट इज द मेन पर्पस। तो सिलेक्शन सेंटर के लिए वेवर दिया गया, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन आपको ऑडिट कम से कम महीने में एक बार करनी पड़ेगी। इंस्पेक्शन जो है बुक्स की वो साल में एक बार करनी पड़ेगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो पॉइंट्स मैं मार्क कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। और ऑडिट जो है डेडिकेटेड टीम करेगी और एटलीस्ट मंथली बेसिस के ऊपर ऑडिट की जाएगी, राइट। अब सब एजेंट के रिलेटेड भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो भी एक्टिविटीज की जाएंगी सब एजेंट के द्वारा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इंडियन एजेंट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी किस तरह से? सब समझो, जो सब एजेंट कामकाज करेगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एजेंट, जो इंडियन एजेंट है। और एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो ओवरसीज प्रिंसिपल है। जो ओवरसीज प्रिंसिपल है वो यहाँ पर रहेगा। काम का जो किया इंडियन एजेंट ने उसके लिए ओवरसीज प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एंड आरबीआई बेसिकली उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता फॉर द कंडक्ट ऑफ द सब एजेंट। अगर कोई भी इरेगुलरिटी होती है, इंडियन एजेंट की परमिशन जो है उसे कैंसिल किया जा सकता है। एंड इंडियन एजेंट को जो भी रेमिटेंसेज रिसीव की गई हैं एमटीएसएस के थ्रू, उन सभी को रिपोर्ट करना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। ऑन क्वार्टरली बेसिस दोज आर टू बी रिपोर्टेड, जो भी रेमिटेंसेज रिसीव की गई हैं थ्रू द एमटीएसएस। एंड जो कोलेट्रल मेंटेन की जाती है 50,000 यूएसडी की, राइट, या फिर 3 दिन का जो भी ड्रॉल अमाउंट है, व्हाट्स एवर इज हायर, उसका एक आपको कोलेट्रल क्रिएट करना पड़ेगा विद द डेजिग्नेटेड इंडियन बैंक, राइट। वो कौन क्रिएट करता है? दैट्स बेसिकली जो गारंटी है वो क्रिएट की जाती है बाय द ओवरसीज प्रिंसिपल। देन फर्दर जो एमटीएसएस की इनिशियल परमिशन होती है वो दी जाती है 1 साल के पीरियड के लिए, लेकिन इसे रिन्यू भी किया जा सकता है 1 to 3 years एट ए टाइम आफ्टर दैट, राइट। एंड टाइम लिमिट क्या होता है रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए? एक्सपायरी से कम 1 महीना पहले, सॉरी 1 महीना बाद तक आप ये रिन्यूअल का लेटर दे सकते हो। यानी कि एक्सपायरी जब होनी है उससे 1 महीना पहले, उससे 1 महीना पहले आप ये रिन्यूअल एप्लीकेशन का फॉर्म दे सकते हो। एंड फर्दर अगर एक बार एक्सपायरी हो गई फिर आप रिन्यूअल एप्लीकेशन नहीं दे सकते। दैट इज रिलेटेड टू कंटिन्यूटी बेनिफिट। अगर आप टाइमली फाइल करते हो एप्लीकेशन को, रिन्यूअल एप्लीकेशन को, तो परमिशन कंटिन्यू रहती है। जब तक रिन्यूअल ग्रांट नहीं हुआ तब तक परमिशन बनी रहती है आपकी। एंड या जब तक कैंसिल नहीं हो तब तक बनी रहती है। लेट्स से आपने अप्लाई कर दिया 1 महीना पहले, राइट, 1 महीना पहले अप्लाई कर दिया और 3 महीने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, 3 महीने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया एक्सेप्टिव रिजेक्टिव रिन्यूअल, तब तक आप ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हो, तब तक ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए रहेंगे रिन्यूअल के लिए? व्हाट आर द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द रिन्यूअल पर्पसेस? जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं, 2 साल के रिकॉर्ड्स हैं वो चाहिए। फर्दर बोर्ड का रेजोल्यूशन चाहिए कि आप रिन्यू करना चाहते हो। लीगल डिक्लेरेशन चाहिए कि कोई भी आपके ऊपर केस पेंडिंग नहीं है, केवाईसी एफएम कंप्लाइंट हो, इंटरनल कंट्रोल रहेगा वो चाहिए। 2 कॉन्फिडेंशियल बैंक्स की रिपोर्ट चाहिए एंड साथ के साथ ग्रुप कंसर्न्स उनकी डिटेल चाहिए। सो दीज ऑल थिंग्स आर टू बी सेंट अगेन, these all details are to be sent again. And further it's about the SOPs during the elections. SOP क्या क्या रहेंगे during the elections for the MTSS purposes? अगर हम MTSS के मनी ट्रांसफर जो स्कीम है उसके पॉइंट्स अगर देखें तो क्या क्या SOPs रहेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा उसके बारे में। सो मेजर रूल क्या है कि ऑथराइज मूवमेंट होगी। कैश एंड फॉरेक्स जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही मूव कर पाएंगे, कोई और पर्सन मूव नहीं कर पाएगा इलेक्शन के दौरान। एंड फर्दर जो भी मूवमेंट होगी उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एंड जब भी कैश को मूव किया जाएगा तो दैट फैक्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिफोर द डिस्पैच। एंड फर्दर मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द सेम वे, डेट ऑफ रिसीट में भी आप
करेंगे कि डेट ऑफ रिसीट क्या थी, उसको भी आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। एंड जितना भी पॉसिबल हो पाए, अगर आप इंडियन करेंसी को मूव कर रहे हो तो एज सच मूव ना करो, उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू ही मूव करो। एंड कैश मूवमेंट को लेकर के कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम इंडियन करेंसी की मूवमेंट जो कर सकते हो वो उसकी लिमिट 10 लाख रखी गई है, उससे ज्यादा की मूवमेंट आप नहीं कर सकते, बीइंग इन एमटीएसएस, राइट, कैश की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। एंड फर्दर फॉरेन करेंसी की मूवमेंट की जो लिमिट रखी गई है जब इलेक्शंस होते हैं, वो 1 लाख यूएसडी का अमाउंट रखा गया है, दैट इज 1 लाख यूएसडी। और इंडियन रुपी की मूवमेंट कितनी रखी गई है, 10 लाख की। और फॉरेन करेंसी की कितनी रखी गई है, 1 लाख की मूवमेंट रखी गई है। क्लियर? सो ये थ्रेशोल्ड अमाउंट्स, these are the threshold amounts, very much important from the exam point of view. Then after that it's about the KYC AML CFT guidelines इंडियन एजेंट के लिए। तो जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो एप्लीकेबल रहेंगी। जो आरबीआई की गाइडलाइंस थी रिलेटेड टू द केवाईसी एएमएल एंड एवरीथिंग, वो गाइडलाइंस इंडियन एजेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल रहने वाली। दोज विल बी ऑल एप्लीकेबल ऑन द इंडियन एजेंट्स। एंड वो गाइडलाइंस किसके अंदर दी गई है, केवाईसी का जो फ्रेमवर्क है, मास्टर डायरेक्शन है, उसके अंदर दी गई है। एंड ये सब गाइडलाइंस जो हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे एप्लीकेबल टू द इंडियन एजेंट्स एंड टू द सब एजेंट्स, दोज विल बी एप्लीकेबल। एंड जितने भी ऑथराइज पर्सन हैं, एमटीएसएस हैं, सबके ऊपर केवाईसी की मास्टर डायरेक्शंस एप्लीकेबल होने वाली है। देन इट्स रिलेटेड टू द जनरल इंस्ट्रक्शंस, इट्स अबाउट द जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो आपको एनुअल सबमिशन करनी पड़ती है, वो भी एक रिक्वायरमेंट है एजेंट्स के ऊपर। जो भी एनुअल ओवरसीज प्रिंसिपल के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है कि एनुअली ऑडिटेड बैलेंस शीट उनकी, एंड जो नेटवर्थ का सर्टिफिकेट है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के द्वारा जो दिया जाएगा, डेट इज टू बी सबमिटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये ओवरसीज प्रिंसिपल के ऊपर रिक्वायरमेंट है। एंड इंडियन एजेंट के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है कि नेट ओन्ड का जो सर्टिफिकेट है स्टैट्यूटरी ऑडिटर देंगे वो, और ऑडिटेड बैलेंस शीट, डेट इज टू बी सबमिटेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डेट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड अगर जो नेटवर्थ का अमाउंट है फॉर द ओवरसीज प्रिंसिपल विच शुड बी 1 मिलियन यूएसडी, एंड फर्दर जो नेट ओन फंड्स का रिक्वायरमेंट है 50 लाख रुपए का फॉर द इंडियन एजेंट, अगर वो कम होता है तो उसे साथ के साथ आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एक डिटेल आपको प्लान बताना पड़ेगा कि कितने टाइम में आप उसको रीस्टोर कर लोगे, इन व्हाट टाइम यू विल बी रीस्टोरिंग द सेम। ये सब चीजें आपको साथ की साथ बतानी पड़ती है, राइट? क्लियर विद इट? सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 3। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। एंड अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल चाहिए तो सिंपली लिखो फॉरेक्स और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।